गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से ई लर्निंग क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 7 मेरे बचपन के दिन पढ़ेंगे। यह कहानी मैक्सिकम गौरकी द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए 3 बच्चों के माध्यम से अपनी यादों को बता रहे हैं कि उन्होंने बचपन में क्या क्या किया था, वो किस तरह से खेलते थे और क्या क्या काम करते थे, क्या शरारतें करते थे। तो बच्चों, आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। 3 छोटे छोटे लड़के उस आंगन में सुबह से शाम तक मग्न होकर खेला करते थे। तीनों की पोशाकें एक जैसी थी, भूरी पतलून, काली जैकेट तथा रंगीन टोपियाँ। यहाँ पर 3 बच्चों की कहानी को बताया गया है कि 3 बच्चे हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक खेलते थे और उनकी जो ड्रेस थी, उनकी जो पोशाकें थी वो भी सेम थी। और उन्होंने क्या पहन रखा था? भूरी पतलून यानी कि पैंट और काली जैकेट तथा रंगीन टोपियाँ पहनते थे। तीनों का रंग रूप भी एक जैसा था, गोल चेहरा और भूरी भूरी आँखें। मैं उन्हें केवल उनके कद से ही पहचाना करता था। इसमें जो लेखक हैं वो उन बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि वो उनका नाम नहीं जानते थे, वे केवल उनको बच्चों के जो कद होता है, जो हाइट होती है, उसी से पहचानते थे। मैदान के चारों ओर दीवार बनी हुई थी। यह दीवार एक स्थान से थोड़ी सी टूटी हुई थी। उसी में से मैं उन लड़कों को खेलते हुए देखा करता था। इसमें लेखक क्या थे? एक मैदान था, मैदान के चारों तरफ दीवार बनी हुई थी और उस एक जगह से वह दीवार टूटी हुई थी और लेखक उसी टूटी हुई दीवार में से उन तीनों बच्चों को खेलते हुए देखा करते थे। पर मेरी ओर उनका ध्यान कभी नहीं जाता था। वो बच्चे अपने मस्ती में और खेलते थे, वे लेखक को कभी नहीं देखते थे, जिससे मैं बड़ा खिन्न रहता था। खिन्न माने अनमना सा कि भाई ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हैं। उनका आपसे सद्भाव और नए नए खेल, सद्भाव का मतलब एक दूसरे से प्रेम, और नए नए खेल जो मैंने पहले कभी नहीं खेले थे, देखने में बड़े अच्छे लगते थे। यहाँ लेखक क्या, वो अकेला था और वो बच्चे 3 खेलते थे, लेकिन उन बच्चों का ध्यान लेखक के ऊपर जाता ही नहीं था, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लेखक उन बच्चों के साथ खेलना चाहते थे। वो बच्चे नए नए खेल खेलते थे जो कि लेखक ने कभी नहीं खेले थे। इसमें लेखक अपने बचपन के दिनों को, कि लेखक भी उस टाइम पर छोटे ही थे, उनका पहनावा और एक दूसरे के प्रति सौहार्द बड़ा ही अच्छा जान पड़ता था। सबसे छोटा लड़का गोल मटोल नटखट गैंसा नाटा था, पर वह बड़ा भला लगता था। दोनों बड़े भाई उसका बड़ा ध्यान रखते थे। वह गिर जाता तो दोनों हंस पड़ते, जैसा कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है कि कोई गिरेगा तो हम लोग भी हंसते हैं, हंसी आ ही जाती है हमें, तो यह स्वाभाविक है। इस हंसी में ओछापन ना था। फौरन सहारा देकर वे उसे उठाते और उसके हाथों और घुटनों को पत्ते या रूमाल से झाड़ देते, क्योंकि वो उनका छोटा भाई था, वो बड़ी उसकी देखभाल करते थे, उसकी केयर करते थे। मझला लड़का कहता, बला लद्दल है। मझले लड़की के बोलने में तोतलापन था। तीनों ना कभी लड़ते झगड़ते, ना एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते। वे तीनों ही स्वस्थ, सुघड़ और फुर्तीले थे। वो तीनों बच्चे कैसे थे? एकदम स्वस्थ थे और वो कभी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे, बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ खेलते थे। एक दिन मैंने पेड़ पर चढ़कर सीटी बजानी शुरू की। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि एक दिन वो पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़कर उन्होंने सीटी बजाना शुरू किया। सीटी की आवाज़ सुनकर तीनों खड़े हो गए और एक दूसरे से सटकर मेरी ओर देखने लगे। फिर उनमें कुछ सलाह होने लगी। लेखक ने उन बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पेड़ पर चढ़ के सीटी बजाई, किंतु सीटी की आवाज़ सुनकर वो तीनों लड़के एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। मैंने सोचा वे कंकड़ पत्थर मारना शुरू करेंगे, इसलिए मैंने भी पेड़ से नीचे उतरकर जल्दी जल्दी जेब में ढेले भर लिए। ढेले होते रेत या मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ या पत्थर टाइप के होते हैं,
मैं फिर पेड़ पर चढ़ा तो वे आंगन से दूर कोने में अपने खेल में मशगूल हो गए। मशगूल का मतलब वापस से उसी खेल में लग गए। मुझे अफसोस हुआ। इसी बीच किसी ने खिड़की से पुकारा, बच्चों चलो अंदर जल्दी। बतखों की टोली की तरह वे सभी धीरे धीरे घर के लिए रवाना हो गए। मैं प्राय पेड़ के ऊपर बैठकर उन्हें देखा करता था। मन में यह आशा रहती थी कि वे मुझे भी खेलने को बुलाएंगे, पर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। मैं पेड़ पर बैठा कल्पना में डूब जाता था। लेखक का मन करता था कि वो बच्चे उनको खिलाएं, पर उन बच्चों ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। सिर्फ वो कल्पना ही करते रहते थे। मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ। खेलते खेलते उनके हंसने पर मैं भी हंस पड़ता या कुछ बोल देता। वे तीनों विस्मय से मेरी ओर देखने लगते व आपस में बातें करने लगते। मैं जेब पर नीचे उतर आता। एक दिन वे लोग आँख मिचोली खेलने लगे। मझला लड़का, जो मझला यानी कि बीच वाला, एक सबसे बड़ा था, एक बीच का था और एक सबसे छोटा था। तो जो मझला लड़का था वो चोर बना। वह अनाज घर के एक कोने में दोनों हाथों से आँख बंद करके खड़ा था। बाकी दोनों लड़के छिपने चले गए। बड़ा लड़का कुएं के चक्कर काट रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ छिपे। घबराहट में बड़ा लड़का कुएं पर चढ़ गया और रस्सी पकड़कर खाली बाल्टी में बैठ गया। बाल्टी उसे लेकर कुएं के अंदर चली गई। केवल अंदर की दीवारों से टकराने पर झंझन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बड़े लड़के ने क्या किया, उसको कोई छुपने की जगह नहीं दिखाई दी, तो जो कुएं पर बाल्टी रखी रहती है पानी भरने के लिए, वो उस खाली बाल्टी में बैठ गया। तो बाल्टी में बैठते ही क्या हुआ, रस्सी बाल्टी को कुएं में ले गई और जब वो कुएं में जा रही थी तो वो कुएं की दीवारों से टकरा रही थी, तो उसकी झंझन की आवाज़ आ रही थी। आज भयानक कांड हो जाएगा, मुझे ये समझते देर न लगी। चिल्लाकर मैं आंगन में कूद पड़ा। लड़का कुएं में गिरा। मेरे कुएं तक पहुँचते पहुँचते मझला लड़का भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने रस्सी थाम ली, पर बोझ उससे संभल नहीं रहा था। वह खुद भी खिंचा जा रहा था, फिर भी कसकर रस्सी को थामे हुए था। उंगलियां कटी जा रही थीं। तब तक मैंने भी रस्सी पकड़ ली। इसी बीच आवाज़ सुनकर छोटा लड़का भी आ गया। फिर तीनों ने मिलकर बाल्टी ऊपर खींच ली। लड़का निकल आया। तीनों ने मिलकर उस लड़के को बाहर निकाल लिया। वह बुरी तरह डरा हुआ था। दाहिनी यानी कि होता है सीधा हाथ की जो उंगलियां थी वो क्या फट गई थीं, उनसे खून निकल रहा था। एक गाल भी बुरी तरह छिल गया था। कमर तक कपड़े पानी से तर थे। चेहरा फक पड़ गया था, यानी फीका पड़ गया था एकदम। पर वह मुस्कुराया और कांपता हुआ बोला, मैं गिर गया। मझला भाई बोला, भला बुद्धू है, और उसे गले से लगाकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसके चेहरे का खून पोंछने लगा। बड़े ने माथे पर बल देकर कहा, अब तो पकड़े जाएंगे, चलो घर चलें। मैंने पूछा, तुम लोगों की पिटाई होगी क्या? उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुमने खूब फुर्ती दिखाई। उसकी प्रशंसा से मैं बाग-बाग हो गया। बाग-बाग का मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत खुश हो गया। और उसका हाथ अपने हाथ में लेने की सुध ही नहीं रही। सुध माने याद। मैं जब तक संभलूं तब तक उसने मंझले से कहा, जल्दी करो नहीं तो सर्दी लग जाएगी इसे। घर में इतना ही कहेंगी कि गिर पड़ा, कुएं का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सिर हिलाकर बोला, ठीक है, हम लोग कह देंगे कि गड्ढे में गिर गया था। वो बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं कि घर पर जाकर क्या बोलना है। एक बोलता है कि हम बोल देंगे कि वह गिर गया था, गड्ढे में गिर गया था। तो तीनों बच्चे इससे सहमत हो जाते हैं और वो अपने घर की ओर चले गए। सारी बातें आनन फानन में हो गई। आनन फानन बहुत जल्दी से हो जाती हैं सारी बातें। एक हफ्ते तक तीनों लड़के आंगन में दिखाई नहीं पड़े। फिर जब वे आए तो हमेशा से अधिक उत्साह में थे। बड़े लड़के ने मुझे देखते ही कहा, आओ हम लोगों के साथ खेलो। लेखक इस चीज़ का तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ये बच्चे कब मुझे बुलाएं और कब मैं इनके साथ खेलूं। तो आज वो दिन आ गया था। हम लोग स्लेज में चढ़ गए और वहाँ बड़ी देर तक एक दूसरे का परिचय लेते रहे। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों को भी मार पड़ी थी? अच्छी तरह, बड़े लड़के ने उत्तर दिए। मुझे आश्चर्य हुआ कि इन बच्चों को भी मेरी तरह मार पड़ती है। मुझे लगा यह तो अन्याय है।
मार पड़ना तो स्वाभाविक है, हर बच्चे को पड़ती है। शायद जब मैं छोटी रही होंगी तो मुझे भी पड़ेगी, और बच्चों आप लोगों को भी पड़ती होगी जब आप गलती करते होंगे तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। अब आगे शब्दार्थ दे रखे हैं, हम उनको देख लेते हैं। मग्न, मग्न का मतलब होता है किसी काम में पूरा ध्यान लगाना। फिर है सद्भाव, एक अच्छा भाव। नटखट, शरारती। खिन्न, उदास या दुखी। सौहार्द्र, मित्रता। स्वाभाविक, कुदरती। सुघर, सुंदर। मशगूल, मग्न हो जाना या खो जाना। बाग होना, बहुत प्रसन्न होना। फुर्तीला, तीव्र या तेज। विस्मय, अचंभा। सुधि, याद या होश। तो बच्चों आज ये पाठ समाप्त होता है। एक बार इसको घर पर पढ़िएगा और इसके जो पीछे प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उनको अच्छे से याद करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।